So good morning all of you today. So the topic which we have left yesterday was cost concept, or it is also called as historical cost concept. Now what is the meaning of this cost concept? According to this concept, all the assets while recording in the books of accounts will be recorded at the price of acquiring that asset. It means at the cost which we bear to get that asset. Yesterday I told you this thing. What is the meaning of cost? Cost means when we buy something, what is the cost we have to pay for that? For example, if we have purchased a motor vehicle, that motor vehicle may be costing 10 lakh rupees, but we get it for 8 lakh. We have paid 8 lakh rupees for that. It was of 10 lakh. That is its price. It is monetary. Its monetary value. But we have paid 8 lakh. So what we will write? We will write in the books of accounts motor vehicle costing rupees 8 lakh. ठीक है जी? We will not write कि 10 lakh का लिया, 2 लाख का डिस्काउंट मिला, 8 लाख रुपए पे किए. We will write मोटर व्हीकल 8 लाख रुपीस किया. ईयर आफ्टर ईयर, जैसे एक एग्जांपल शायद मैंने आपको अर्लियर भी दी थी, रिलेटेड टू लैंड. फॉर एग्जांपल, योर फादर हैव परचेज्ड लैंड फॉर 5 lakh rupees. So in the books of accounts, we will write the value of land as 5 lakh rupees, even though the current value of that land is 20 lakh. हम फिर भी उसको किस रेट पे लिखेंगे? The price which we bear to acquire that. ठीक है जी? Now you will say, मैम ये तो गलत है. For example, ये मोटर व्हीकल हमने 2015 में खरीदी थी 8 लाख रुपए की, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 8 लाख होगी? इस मोटर व्हीकल की नहीं होगी, तो कम हो गई होगी. तो if the value of this motor vehicle decreased, why we are showing it at 8 lakh rupees? So what we will do in the books of accounts, we will show the value of the assets at its cost price less depreciation. Depreciation तो पता है ना सबको? You all know the meaning of depreciation? पता है ना? So depreciation, whatever उसकी वैल्यू अगर जो कम हो गई, मान लो 8 लाख की थी, तो आज की डेट में, this is 2021 going on, आज की डेट में इसकी वैल्यू सिर्फ for example 5 लाख की बची है, तो we will write it as 5 लाख rupees. ठीक है? अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हो कभी, आपके पापा ने, मम्मा ने, व्हीकल की इंश्योरेंस, तो आपको पता होगा, when I purchased my car long back, 5 years back, so at the time the value of the car was for example 10 lakh rupees. So on the insurance paper वो लिखते हैं 10 लाख की गाड़ी की इंश्योरेंस है, तो कल को अगर गाड़ी को किसी भी तरह का लॉस होता है, तो how much money I am going to get? 10 lakh. ठीक है? और 10 lakh और कार इन रिप्लेस ऑफ कार, तो क्या करते हैं, कार को ठीक करके दे देंगे और रिप्लेस करके दे देंगे. अगर टोटल लॉस होता है तो पैसे भी मिल जाते हैं. मोर ओवर नेक्स्ट ईयर, एक साल तो 10 लाख लिख दिया इंश्योरेंस में, अभी एक साल गाड़ी चल चुकी है, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो नेक्स्ट ईयर इन दैट इंश्योरेंस पेपर द वैल्यू ऑफ द कार विल नॉट बी 10 lakh, इट विल बी less than that, 9 lakh, 9,50,000, something like that. So अगर आज की डेट में 5 साल हो गए उस गाड़ी को लिए, तो after 5 years the value of the car may be 6 lakh on papers. ठीक है? So how this value is being calculated? On the basis of the value of motor vehicle less its depreciation. ठीक है जी? और इस प्रिंसिपल में एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको लिखवाया था डबल स्टार लगा, किसी बच्चे ने लिखा है, याद है उसको? एक्सेप्शन लिखवाया था आपको 2 स्टार्स लगा के. एनीवन ऑफ यू? ये रूल हर चीज पे अप्लाई होता है, सिर्फ एक जगह जहां ये रूल अप्लाई नहीं होता. ओके, देवांशी वांट्स टू आंसर, ओनली वन चाइल्ड, नो प्रॉब्लम. चलिए देवांशी. हाँ जी बेटा. मैम, क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस. वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर हम मेजर करते हैं, वो एक लौती ऐसी ऑप्शन है जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. ये रूल कहता है कि हमने इस वैल्यू को शो करना है, साथ में डेप्रिसिएशन शो करके लिख देना है. बट क्लोजिंग स्टॉक को हम कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिखते हैं, हम उसको देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस
या मार्केट प्राइस, जो कम है हम वो वाला लिखें, ठीक है, विच एवर इज लेस दैट विल बी रिटर्न। चलिए प्लीज राइट इट डाउन, इसकी मीनिंग एक लाइन में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, while recording assets in the books of accounts, while recording assets in the books of accounts, we will consider its cost price, its cost price, ब्रैकेट में लिखो, the cost of acquiring that asset, ब्रैकेट में लिख लो, the cost of acquiring that asset, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए लैंड लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल land is recorded, land is recorded at its purchase price, purchase price is better I think to understand, land is recorded at its purchase price in spite of the fact, in spite of the fact that, in spite of the fact that its market value may be more or less, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू मोर है कि लेस है, हम सिर्फ उसको कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट एसेट पे लिख देते हैं। ओके जी, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, dual aspect concept। now what is the meaning of dual aspect concept? बेटे dual का मतलब क्या होता है? dual means double। okay, Harman wants to answer बेटे। yes Harman, you can answer। मैम जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैम उसको दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। तो हमने किसको रिकॉर्ड करना है? which one, which part we are going to record Harman? मैं वो नहीं पता है, वो नहीं पता, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। so there are two aspects of transaction, very right, as told by Harman। कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूअल का मतलब डबल, एस्पेक्ट मतलब दो उसके साइड्स है। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन दिस एग्जांपल अर्लियर टू, वी हैव परचेज्ड machinery, so one thing will come in, the other thing will go out। for example machinery is coming in and cash is going out, so while making books of accounts हमने दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, both the aspects will be recorded, what is coming in that will be recorded, what is going out that is also to be recorded। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ड्यूअल एस्पेक्ट है। दोनों एस्पेक्ट लिखिए, प्लीज राइट इट डाउन। According to this concept, every transaction according to this concept, every transaction in the business has dual aspect, dual aspect same word लिख दिया, dual aspect, which means it will affect two accounts, it will affect two accounts at the same time। ठीक है, it will affect two accounts at the same time, full stop। An accountant is required to record both the aspects, an accountant is required to record both the aspects
while making books of accounts, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है उसको दोनों एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करें। क्लियर है बेटे? इट्स वेरी इजी। अटेंडेंस लिंक आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, तो प्लीज वो चैट में तो आप कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लिखिए, मशीनरी इज परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपीज, machinery is purchased for 1 lakh rupees. It will affect 2 accounts. Example में लिख रहे हैं, it will affect 2 accounts, that is machinery and cash. Machinery and cash, 2 accounts affect करेगा ये। ठीक है, उसके नीचे जो लिखना था लिख दिया, उसके नीचे हम ऐसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, ये पता है ना किसकी एब्रीविएशन है, डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मशीनरी अकाउंट क्या होगा, इसमें डेबिट होगा, एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, उसके बदले में दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब यहाँ डेबिट का मतलब क्या है, जब भी हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। डेबिट पता है ना क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो जो मशीनरी अकाउंट होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज, जो हमें अमाउंट पता है, कितना अमाउंट है, रुपीज 1 लाख, जो है मशीनरी के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और कैश के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ मैं ये भी लिख देती हूँ, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, जो भी हमारे पास आता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहां मैं लिख रही हूं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल अगर आप याद रखो तो आपको बड़ा इजी लगेगा, याद रहेगी इतनी सी बात। रूल क्या कहता है कि जो भी आएगा डेबिट, जो भी जाएगा क्रेडिट। हाँ जी, राघव वांट टू आस्क, राघव बेटे वेट अ मिनट, यस राघव यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम स्कूल में हम मॉडर्न मेथड से करने वाले जनरल सॉल्व या फिर ट्रेडिशनल से? सॉरी, मेरे को तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, तुम बड़ी तेज तेज मैम बोल स्कूल रहे में हो। हम मॉडर्न से सॉल्व करने वाले हैं या फिर ट्रेडिशनल से? बोथ बेटे, बोथ, वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ। देयर आर Okay. 2 types of ways we can say of doing this accounting, so we are going to follow both, दोनों हम पढ़ेंगे, and then whatever you like you can opt for, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपको एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दे दी कि एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है, और रूल क्या लगाया मैंने यहाँ पे, जो भी मेरे पास आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, ठीक है जी। डन है। मोबाइल फोन खरीदा आपने, मान लो कैश देके, तो क्या आया, मोबाइल फोन आया, क्या गया, कैश गया, तो मोबाइल फोन डेबिट, कैश क्रेडिट, डन है। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल हम लिखेंगे, वी हैव ओनली 9-10 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहते हैं। Name of the concept is realization concept. It is also called as revenue recognition concept. Revenue recognition और दोनों उसी के नाम, डन है जी। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज करना। रियलाइज मीन्स कि हमने उसको बिलीव करना कि वो हो गया, या फिर यहां से अगर देखें रेवेन्यू मीन्स इनकम, जो हमारी रेगुलर इनकम होती है। रिकॉग्नाइज मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ ट्रांजैक्शन, तब हमने उसको लिख देना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ये ट्रांजैक्शन हो गई है, इट इज बीइंग डन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक बिजनेस करते हो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको फोन आया आपको किसी बंदे का, वो बंदा फोन करके कहता है मुझे ना आप जो गुड्स बनाते हो, मुझे 2 लाख गुड्स चाहिए। उसने आपको फोन किया,
आप कहते हो ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हो, सो एंड सो जगह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी, मैं बना दूंगा 2 लाख गुड्स, आई नीड सम टाइम, आई नीड 3 months फॉर एग्जाम्पल, तो 2 लाख गुड्स। अब एक गुड का प्राइस पता है कितना, 2 लाख यूनिट्स, तो एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपीज, तो कितने रुपए बन जाएंगे? एनीवन कैन हेल्प मी आउट विद दिस? थोड़ा सा मैथ्स आपका मैंने सोचा देख ली, कि याद भी नहीं कुछ ऐसे। यस याद भी 2 crore. 2 crore, ओके। हाउ मेनी zeros are there in a crore? 7. हाँ 7 0। तो इतना सा थोड़ा थोड़ा ना आपको इतना सा मैथ से रखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 0 है, 2 0 और ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 7 0। और आप ध्यान से देख सकते हो, whenever I am writing and using commas, जब आप लिखोगे ना आपने भी इस तरह से कॉमा लगा लगा के लिखना है, ठीक है जी, और जीरो को जोड़ जोड़ के लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, मुझे भी नहीं एक्चुअली पता ये कितने जीरो है, I actually don't know how much amount I have written. So this is a very wrong approach of writing. How we are supposed to write? We are supposed to write in the हमारा जो सिस्टम बना है, ये 1s 10s 100 करके पता है ना आपको कैसे यूज करते हैं। तो दिस में 2 करोड़ अगर है तो 2, 20, 20, 30 लाइक दिस वी कैन इंक्रीज इट। ओके, तो ये 2 करोड़, अब मेरे को फोन आया, ऑर्डर आया 2 लाख यूनिट्स चाहिए, तो क्या मैं लिख लूं कि 2 करोड़ की सेल होगी? शैल आई राइट इट? व्हेन आई विल राइट, हरमन इज सेइंग नो, हरमन व्हेन आई विल राइट देन? मैम जब वो हमारे पैसे आ जाएंगे then। जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन कल ही तो मैंने पढ़ाया आपको कि एक्रूअड इनकम भी होती है, एक्रूअल बेसिस भी हमने यही पढ़ा कि पैसे आए भले नहीं आए, हमने तो लिख लेना हमारी इनकम होगी, पैसे नहीं आए तो क्या हो गया? हाँ जी, सिफत प्रीत आल्सो वांट टू से समथिंग। सिफत प्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मतलब जब वो बिजनेसमैन अपन स्टॉक को सेल करेगा तभी हमें पैसे वो देगा, तो तब हम उसे एंट्री मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, अगर वो नहीं दे पैसे फिर ओके, मैंने पैसे नहीं देने, बाद में दूंगा, देखूंगा अच्छे लगेंगे गुड्स तो दे दूंगा पैसे। देवांशी भी कुछ कहना चाहती है, देवांशी बेटे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया उन्हें तो लिख सकते हैं, पैसे तो आने नहीं। तब हमने ओके ठीक है, चलिए मैं आपको अब इसकी एग्जांपल मैंने दे ही दी है, आपको उसको मैं डिटेल में बता देती हूँ। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस इन सेल्स। जब हम सेलिंग करते हैं गुड्स की तो कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे पहली स्टेज होगी, उसने मुझे फोन कर दिया कि मुझे ऑर्डर दे, अब मे भी वो फेक ही ऑर्डर हो, क्या पता वो बंदा फ्रॉड ही हो, कोई ऐसे तुम्हें मजाक कर दिया, किसी ने फोन करके 2 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, आप खुश हो गए, मिठाइयां बांटने लगे, बाद में पता चला ऑर्डर तो है ही नहीं, फेक ऑर्डर था। तो जब हमें फोन पे ऑर्डर आया, पहली बात तो वो ऑर्डर ही नहीं है। अगर हमें कोई बंदा ऑर्डर करता है ऑथेंटिक वे से और हमें कुछ एडवांस भी देता है, तो पहली बात हम तब लिख लेते हैं कि ओके जी एडवांस रिसीव हुआ। सेल हम तब भी नहीं लिखेंगे। मान लो उस बंदे ने 5 लाख रुपए का चेक भेजा एडवांस, ऑर्डर भी दे दिया, हमने ऑर्डर तो रिसीव कर लिया, बट सेल हम नहीं लिखेंगे। हम सेल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वी नेवर नो, ये भी हो सकता है कि हम एडवांस ले लें, बाद में फॉर XYZ रीजन मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए, मैं प्रोडक्शन ही ना कर पाऊं, मेरे बिजनेस को गवर्नमेंट इलीगल डिक्लेयर कर दे, या कुछ भी रीजन हो सकता है। आई मे नॉट बी एबल टू फुलफिल दैट ऑर्डर, सो टिल द टाइम द गुड्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड आई विल नॉट कंसिडर इट एज सेल्स। ठीक है, तो पहली बात क्या बताई मैंने कि अगर आपको ऑर्डर आ गया तो आपने ये लिखना है सिर्फ ऑर्डर आया, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखना क्योंकि पैसे नहीं आए। अगर किसी बंदे ने एडवांस दे दिया तो आपने उस एडवांस को भी लायबिलिटी में लिखना है, क्योंकि हमने गुड्स तो बनाए नहीं अभी तक। अगर कल को हम गुड्स ना बना पाए, ऑर्डर ना दे पाए कंप्लीट, तो हो सकता है हमें वो 5 लाख का चेक वापस करना पड़े। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई हम उस एडवांस को ऐसे लायबिलिटी तक मतलब साइड पे रखेंगे, एडवांस है। उसके बाद हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी स्टार्ट, गुड्स हमने बना लिए, अब हमें थोड़ी सी तसल्ली होगी कि अच्छा गुड्स बन गए हैं, लेकिन सेल अभी भी नहीं हुई, देखिए थोड़ी। अब गुड्स बनाने के बाद आपके गोडाउन से उस बायर के गोडाउन तक पहुंचाने का भी काम है। आपने ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स भेजे, मान लो वो बंदा जिसने आपको ऑर्डर दिया वो इंग्लैंड में था, आपने गुड्स बना दिए, शिपिंग कंपनी को ऑर्डर दिया, यहाँ से गुड्स चल पड़े इंग्लैंड के लिए, रास्ते में सुनामी आ गई,
शिप गई डू, गुड्स भी गए डू, सेल हो गई आपकी 2 करोड़ की? तो सेल तो नहीं हुई, क्योंकि आपने जो गुड्स बनाए वो तो फिर पानी में गए. So there may be XYZ any reason due to which these goods are not being. अब यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं. एक सिचुएशन होती है कि आपने बायर को बोला मैं सिर्फ गुड्स बनाऊंगा, लेके जाना तेरी हेडेक है. तो शिप से ले जा, प्लेन से ले जा, ट्रेन से ले जा, वो तेरी हेडेक है. तो ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त गुड्स आपके गोडाउन से निकल गए, जिसको हम कहते हैं डिस्पैच हो गए, जैसे ही गुड्स आपके गोडाउन से डिस्पैच हो गए, आपने अपनी सेल 2 करोड़ की लिख ली. ठीक है. अब रास्ते में वो जले, सड़े, बह जाएं, आपकी हेडेक नहीं है, फिर वो बायर की हेडेक है. आपने गुड्स दे दिए, पैसे वो महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे, वो उसकी हेडेक है. यू हैव डिलीवर्ड द गुड्स, तो यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. सेल्स हो गया. रेवेन्यू मींस यहाँ मैं सेल की एग्जांपल लेके बता रही हूँ. ठीक है जी. और इन दी अदर केस, अगर बायर कहता है नो I want goods on my doorstep, तो मेरे गोडाउन तक गुड्स पहुंचाने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने गुड्स डिस्पैच की, गुड्स ट्रेवल करके उसके गोडाउन में पहुंच गए, उसके बाद आप लिखोगे कि सेल हुई. ठीक है जी. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू, you will not record the revenue till the time the goods are not being produced and dispatched by you. ठीक है. समझ गए? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? प्लीज अगर डाउट है तो आप मेरे से अभी भी पूछ लो. ये इनकम के साथ रिलेटेड है. हमने सेल जो लिखनी है वो कब लिखनी है. ठीक है. अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.